Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 का ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम लीगल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लीगल करंट अफेयर्स के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ प्लस जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो सारी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप क्लैट LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप LLM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप ALET LLB LLM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनलैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप PU के लिए, DU के लिए, BHU के लिए, एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। लॉ स्टूडेंट है आप, लॉयर हैं जो अपडेटेड रहना चाहते हैं, आपको ये बहुत बहुत हेल्प करेंगी। सो डू वॉच दीज वीडियोस। 2021 के अंदर हमने मई से लेकर दिसंबर तक की वीडियोस करी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं 2021 की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू थिंक कि ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड टेल अस, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर ऑफ दीज वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. China's Ministry of Civil Affairs said it has issued standardized names for 15 places in Indian state of Arunachal Pradesh. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है कि 15 प्लेसेस का नाम किसने दे दिया है, चाइना ने दे दिया है किसको, इंडियन स्टेट्स को जो अरुणाचल प्रदेश में। तो 15 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेट में है ये जगह, अरुणाचल प्रदेश में। द नेम्स आर टू बी यूज्ड henceforth on all official Chinese documents and maps which show Arunachal as South Tibet. तो क्या शो अरुणाचल को क्या इन्होंने नाम दिया है, साउथ तिब्बत बोल दिया है इन इस एरिया को, ठीक है ना। द इशूइंग ऑफ द नेम्स केम अहेड ऑफ अ न्यू लैंड बॉर्डर लॉ टेकिंग इनटू इफेक्ट ऑन January 1, 2022, which India has also voiced concern about. Okay, where was Prime Minister Narendra Modi proposed to visit? Where was his event in Punjab, which was cancelled after his convoy was stuck on a flyover for 15 to 20 minutes as the road was blocked by protesting farmers near the National Martyrs Memorial in हुसैनीवाला। देखिए, ये बहुत ही फेमस न्यूज़ है, हर किसी को पता है कि नरेंद्र मोदी पंजाब विजिट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और वहाँ पर ही कुडंट अटेंड हिज रैली बिकॉज कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ने उनका रास्ता रोक लिया था, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल कहाँ पर है, हुसैनीवाला में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहाँ पर हुआ ये कौन से उसमें था, फिरोजपुर, ठीक है ना, कौन सी जगह पे हुआ, फिरोजपुर में हुआ। तो आंसर इसका है बी। तो अब से जब मुझे कोई न्यूज़ का ऐसे लगेगा कि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही मेजर निकलता है या 2 क्वेश्चन निकलते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको दे दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाऊँ या क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाऊँ आपकी वीडियो, तो आप कमेंट कर दीजिए। इंदु मल्होत्रा पैनल टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ जब वो पंजाब फिरोजपुर विजिट कर रहे थे, तो उसको कौन प्रोब कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इंदु मल्होत्रा पैनल बनाया है। तो द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अ कमिटी चेयर्ड बाय द इट्स फॉर्मर जज इंदु मल्होत्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए। टू इंक्वायर इनटू अ सिक्योरिटी ब्रीच दैट लेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कॉन्वॉय बीइंग स्ट्रक ऑन अ फ्लाईओवर इन पंजाब। अब डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्लैट वाले बच्चे हैं उनके लिए डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 2022 को ये इवेंट हुआ, तो हमें पता होना चाहिए ये। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना टोल्ड द 5 मेंबर कमिटी टू सबमिट इट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट। तो क्या होगा, ये जो रिपोर्ट है ये क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल होगी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, 5 मेंबर कमिटी है। कौन हेड कर रहा है, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा कौन है, शी इज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, ऑर्डर्स नोटिस टू सेंटर ऑन डैम सेफ्टी एक्ट। तो डैम सेफ्टी एक्ट जो आपका आया है वो दिसंबर में वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो द मद्रास हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हो गया और उन्होंने नोटिस कर दिया है। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, कोर्ट्स में क्या होता है, नोटिस इशू होने का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक पिटिशनर है, ठीक है, पिटिशनर जिसने केस फाइल किया, ठीक है ना, उसने BCD जितने भी हैं रिस्पोंडेंट्स हैं इनके अगेंस्ट केस कर दिया, ठीक है ना। अब ये लोग कोर्ट में गए, ठीक है ना, कोर्ट में गए, कोर्ट में फर्स्ट डेट पर
फर्स्ट डेट पे क्या होगा, ए का लॉयर, एज लॉयर आर्ग्यू करेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जज को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि डिस्प्यूट तो है, ठीक है ना, केस तो बनता है, ठीक है ना। तो फिर जज क्या करेंगे उस दिन पे, उस दिन पर अगर वो कहेंगे यस नोटिस इशूड, इसका मतलब क्या होगा कि नोटिस किसको इशू कर दो, ये जो रिस्पोंडेंट्स है इनको नोटिस इशू कर दो कि अगली डेट पर आए और पेश हो जाएं, ठीक है ना। नोटिस इशूड, नोटिस इशूड मतलब कि जजेस को लगा हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो नोटिस इशू कर दिया है उन्होंने, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू द सेंटर ऑन अ केस फाइल्ड बाय द्रविड़ा मुन्नेत्रा खाजागम डीएमके लोकसभा मेंबर एस रामालिंगम, ठीक है, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 ऑन द ग्राउंड दैट इट गोज अगेंस्ट फेडरलिज्म एंड इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द सेंटर। तो इसके अंदर क्या था कि सेंट्रल काउंसिल बनेगी, एक सेंट्रल काउंसिल बनेगी, वो देखेगी सब कुछ। तो वो क्या कह रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और डिफाइन क्या हुआ कि सेंटर ये करेगी, स्टेट ये करेगी। तो वो कहते हैं जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो है इसके फेडरलिज्म के अगेंस्ट आती है, ठीक है ना। तो इसलिए डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो चैलेंज किया। अब हमें याद रखना है कि डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो चैलेंज हो गया, कौन से हाईकोर्ट में हुआ है, मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है, ठीक है। द स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स चेयर्ड बाय पीपी चौधरी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट इंडिया एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। अब ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स थी जिसने रिपोर्ट सबमिट करी इंडिया एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पे, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की शॉर्ट फॉर्म है बिट्स, ये भी साथ में ही नोट कर लीजिए, और उनके हेड कौन थे, पीपी चौधरी, ठीक है ना। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है, तो उन्होंने क्या कहा है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जिनको हम बिट्स भी बोलते हैं आर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर्स टेरिटरीज। तो दोनों एक दूसरे के फायदे, मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है ये जो हम बेनिफिट है ये तुम्हारी कंपनी को भी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को इंडिया प्रोवाइड करेगा और इंडियन कंपनीज को ऑस्ट्रेलिया अपनी टेरिटरी में प्रोवाइड करेगा, कुछ ऐसा सा, उसको हम कहते हैं in bilateral investment treaties. This report is momentous as it comes a decade after India lost his first investment treaty claim in 2011, White Industries versus India. तो ये इंपॉर्टेंट है, वाइट इंडस्ट्रीज वर्सेस इंडिया एक केस हुआ था, ठीक है ना। उसके अंदर इंडिया अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्लेम जो था वो लूज किया उसने। द लॉस इन दिस केस वाज प्रिसीव्ड एज एन ओमिनस साइन, इट बिकेम अ वाटरशेड मोमेंट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफॉर्म द ट्रैजेक्टरी of India's bid landscape, triggering sweeping changes such as unilateral termination of these treaties. First, it articulated its discontentment at the fact that India has signed very few investment treaties after adoption of the model bid. तो basically ये अब रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट ने क्या बोला, ठीक है, इन तो सबसे पहले इंडिया की आंख कब खुली, जब वाइट इंडस्ट्री वर्सेस इंडिया का जो केस था उसके अंदर इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्लेम, ठीक है ना। तो इंडिया ने तो जो ये रिपोर्ट है ये क्या कह रही है, डिसकंटेंटमेंट शो करा कि बहुत ही वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं जो इंडिया ने साइन करी हुई है, ठीक है। इट रिकमेंडेड दैट इंडिया एक्सपेडाइट द एग्जिस्टिंग नेगोशिएशंस एंड कंक्लूड द एग्रीमेंट्स एट द अर्लीस्ट बिकॉज अ डिले माइट एडवर्सली इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी से जिसके साथ भी नेगोशिएशन कर रही है उसको, इंडिया को जल्दी से ट्रीटी साइन करनी चाहिए। सेकंड, कॉन्ट्ररी टू द पोजीशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, द कमिटी recognizes the potential of bids in luring foreign direct investment. Generally, bids are not signed for specific sectors. ठीक है ना, वो कहते हैं कि इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी। थर्ड, द कमिटी रेकमेंड्स दैट इंडियाज मॉडल बिड बी फाइन ट्यून्ड। वो कहते हैं जो इंडिया का मॉडल बिड बना हुआ है, मतलब जो परफॉर्मा बना हुआ है जिसके बेसिस पे नॉर्मली एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसको थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। फोर्थ, द कमिटी रेकमेंड्स ब्लॉस्टरिंग द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। बॉलस्टरिंग का मतलब होता है कि किसी को इनकरेज करना, सपोर्ट करना, टू डू समथिंग, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, कि उनको रेकमेंड करो द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। उनसे बात, आर्बिट्रेशन की जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन है उसके अंदर उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको एनकरेज करो कि वो ये करें। तो ये रिपोर्ट आई है, जो क्लैट वाले बच्चे उनको ये सारे पॉइंटर्स याद करने पड़ेंगे बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा ये रिपोर्ट आई थी, बताओ कौन सा पॉइंट उसमें कहा गया कौन सा नहीं, ठीक है ना। और वाइट इंडस्ट्री वर्सेस इंडिया करके एक केस हुआ, उसने इंडिया की आंखें खोल दी और तभी ये कमिटी बिठाएगी जिसने ये रिपोर्ट दी है।
ठीक है, plea in Supreme Court against ILPS in Manipur government takes steps to prevent disorder. A little known West Bengal based organization Amara Bengali has filed a petition in the Supreme Court opposing the implementation of the inner line permit system, that is ILPS इन मणिपुर. अगेन अब इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मणिपुर वैसे भी न्यूज़ में रहता है तो ये पता होना ज़रूरी है. Fearing that there may be communal tension, the Manipur government has taken up all necessary steps to maintain law and order. The Supreme Court has directed the Manipur government to file an affidavit. The ILPS has been in force in Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh. Again ये important है, कहाँ पर है, मतलब वहाँ पे एंटर करने के लिए. तो पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है ये. आउटसाइडर्स प्लानिंग टू एंटर द स्टेट मस्ट obtain a permit specifying the number of days they can stay and they must leave after it expires. मतलब दो ये इंडिया का पार्ट ही है बट एक तरह से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है टू एंटर दीज पार्ट्स एंड उसके बाद जब आपका वो परमिशन खत्म हो जाता है देन यू नीड टू लीव. ठीक है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, इनर लाइन परमिट सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ILPS. तो इसकी फुल फॉर्म इनर लाइन परमिट सिस्टम. ये कहाँ कहाँ पर है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल. ओके. ऐसी परमिट्स नीड काउंसलिंग अंडर प्रेजेंट OBC EWS कोटा. ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट अलाउड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग टू प्रोसीड सो एज टू डिसलोकेट मेडिकल एडमिशंस दिस ईयर. तो बहुत लेट हो रहा था तो इन्होंने कहा कि ठीक है जैसा है वैसे करने दो, जैसे प्रेजेंट सिस्टम है वैसे होने दो. तो पढ़ते हैं. द कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड द 27% रिजर्वेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन अकॉर्डेंस विद द जुलाई 29, 2021 गवर्नमेंट ऑर्डर. देयर वुड बी नो फर्दर डिबेट ऑन दिस एस्पेक्ट. तो ये हमें याद रखना है कितना है, 27% है OBC का और 10% है EWC का ऑल इंडिया कोटा के अंदर. ठीक है ना. AIQ दैट इज ऑल इंडिया कोटा. द 8 लाख ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग द EWS एज ओरिजिनली नोटिफाइड बाय जनवरी 2019 ऑफिशियल मेमोरेंडम. अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन हो गया था कि किसको, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. तो उन्होंने कहा जो 8 लाख ग्रॉस इनकम सेट किया है लिमिट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो ये क्वेश्चन किया गया था कि आपने 8 लाख कैसे अराइव किया कि जो 8 लाख है, जो 8 लाख से ऊपर या नीचे है उसको हम EWS बोलेंगे. ठीक है ना. मतलब कि अब क्वेश्चन क्या था कि जो 8 लाख इनकम का थ्रेशोल्ड सेट किया है वो गवर्नमेंट ने कैसे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था. ठीक है ना. तो अभी उन्होंने कहा कि ये ठीक है. ठीक है. अब उन्होंने क्या रिकमेंड किया, एंड रिकमेंडेड फॉर रिटेंशन बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे लेड एक्सपर्ट कमिटी ऑन December 31, 2021 वुड बी नाउ इम्प्लीमेंटेड फॉर द एडमिशन ईयर 2021. तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, EWS का जो क्वेश्चन था कि ये जो लिमिट सेट करी गई ठीक है या नहीं, ये क्वेश्चन हुआ. बट इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो एडमिशंस थी वो लेट हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि इस साल जो 2021 की एडमिशंस है वो ऐसे ही होने दो. 2022 की जो एडमिशंस होगी, ठीक है, 2022 के अंदर जो एडमिशंस होंगी उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या करना है. ठीक है ना. द क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द EWS क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द 8 लाख इनकम थ्रेशोल्ड विच हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस ईयर्स नीड काउंसलिंग सो एज नॉट टू अपसेट मेडिकल एडमिशंस फॉर 2021-2022 would be heard finally and decided upon by the Supreme Court in March 3rd week. A bench of Justice D.Y. Chandrachud and A.S. Bopawna noted in the interim order. तो उन्होंने कहा कि जो अभी 2021 के एडमिशंस हैं वो ऐसे होने दो, जो 2022 के वो हम डिसाइड करेंगे कब, आने वाले ये जो आपका महीना चल रहा है मार्च का उसमें. After pronouncing it, Justice Chandrachud clarified already that the parties that we have upheld the constitutional validity of 27% reservations for the OBC. ठीक है ना. वो कहते हैं जो 27% रिजर्वेशन है OBCs के लिए वो तो फाइनल है डिसीजन कि वो ठीक है. ठीक है. बट ऑन द EWS क्राइटेरिया वी हैव सेड फॉर दिस ईयर द क्राइटेरिया विच वाज नोटिफाइड अर्लियर दैट इज इन जनवरी 2019 शैल कंटिन्यू. जो क्राइटेरिया पहले था 2019 वाला वो कंटिन्यू करेगा टू इंश्योर दैट द एडमिशन प्रोसेस फॉर दिस ईयर शैल नॉट बी डिसलोकेटेड. तो ठीक है ना. वो कहते हैं अभी के लिए सेम है. तो हमें क्या पता चलता है कि 27% जो कोटा है हमारा OBCs के लिए वो तो है, इट इज हेयर टू स्टे. बट जो EWS का 8 लाख वाला थ्रेशोल्ड है वो ये लोग बताएंगे, डिसीजन आएगा मार्च 2022 के अंदर. क्लियर है. तो क्वेश्चन क्या उठा था, पिछली स्लाइड में भी मैं आपको बता चुकी हूँ. ये क्वेश्चन था कि EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली फैमिलीज कौन है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है इट इज लेस देन ₹8 लाख. एनुअल फैमिली इनकम लेस देन ₹8 लाख. तो क्वेश्चन क्या उठा, क्वेश्चन ये उठा
कि जो 8 लाख है, ये जो फिगर है 8 लाख, क्या ये कैसे कैलकुलेट करी है सरकार ने, क्या कैसे कह दिया कि 8 लाख से जो कम वाले हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा ले सकते हैं, ये क्वेश्चन उठा। तो इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू द ₹8 लाख एनुअल इनकम लिमिट फॉर रिजर्वेशन अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। अब हमें ये याद करना जरूरी है कि जिनकी लेस देन 8 लाख एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल पारिवारिक इनकम है, साल की परिवार की इनकम 8 लाख से कम है, उनको क्या बोला गया, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, 8 लाख, ये याद रखना है हमें, ठीक है ना। तो एक कमिटी बनाएगी, एक्सपर्ट कमिटी बनाएगी, ठीक है ना। द कमिटी कंप्राइज्ड ऑफ, कौन था उनका हेड, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, ICSSR मेंबर सेक्रेटरी VK मल्होत्रा एंड द यूनियन गवर्नमेंट प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजय सन्याल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तीनों के नाम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 3 weeks later the committee submitted a report finding that ₹8 lakhs income criteria should be retained। उन्होंने क्या कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको रिटेन करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इट रिकमेंडेड however that the criteria of excluding candidates from EWS category based on their family residential assets must be removed, ठीक है ना। बट उन्होंने एक चीज रिमूव करने के लिए भी कहा है उस क्राइटेरिया में से, वो है फैमिली रेजिडेंशियल एसेट्स का जो क्राइटेरिया है, ठीक है ना। द कमिटी ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। द कमिटी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द पेंडिंग पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस इन मेडिकल प्रोग्राम शुड बी कंप्लीटेड इन कीपिंग विद द ओल्ड EWS क्राइटेरिया। मतलब जो 2021 में एडमिशन हो रही है वो तो ओल्ड क्राइटेरिया के बेसिस पे ही होंगी। इट ऑब्जर्व दैट एनी चेंजेस एज सच एज लेट स्टेज वुड कॉज फर्दर कंफ्यूजन एंड डिलेज, ठीक है ना। The union government filed an affidavit before the Supreme Court accepting all these recommendations on December 31st, 2021। और recommendations क्या है वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी रेपिटेशन है बट इसको पढ़ लेते हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हम सबको पता होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो कमिटी ने जजेस के क्वेश्चन को आंसर किया। फर्स्ट द बेंच हैड आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू रिव्यू वेदर ₹8 लाख लिमिट सेट द इनकम ब्रैकेट टू हाई। मतलब वो कहते हैं कि जो 8 लाख की लिमिट सेट करी गई है कि जो फैमिली 8 लाख से कम कमाती है उसको EWS है, तो क्या ये ज्यादा हाई नहीं हो गया 8 लाख का चीज, ठीक है ना। allowing those who were not in economic distress to also avail reservation benefits की, वो लोग भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं जो कि नहीं, मतलब जिनको नहीं जरूरत है, ये क्वेश्चन पूछा था कमिटी से, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन द कमिटी कंडक्टेड अ रिव्यू ऑफ EWS reservations based on ₹8 lakh limit in UPSC examinations for 2019. It found that a majority of the beneficiaries of the reservation scheme were not bunched up at the upper end of the income limit। मतलब ये नहीं था कि उनकी 8 लाख के पास इनकम थी, वो टुवर्ड्स द एंड नहीं थे। यूपीएससी वाले लोगों को उठाया उन्होंने जो कैंडिडेट्स थे और उनको चेक किया, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं है कि 8 लाख के आसपास वाले लोग हैं जो ये EWS की ले रहे, इंडिकेटिंग दैट द लिमिट वाज नॉट बीइंग यूज्ड ओनली बाय कैंडिडेट्स हु आर रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड इकोनॉमिकली, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग वो हैं जिनकी 8 लाख के आसपास इनकम है वो यूज कर रहे हैं, वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। सेकंड, द बेंच had directed the government to specify that EWS income limit was not reached by blindly replicating the income limit for excluding creamy layer OBC candidates। तो वो कहते हैं कि कैसे पहुंचे 8 लाख पे, ठीक है ना, क्यों ये वाली 8 लाख क्यों रखा, ठीक है, क्या वो ब्लाइंडली क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया। द क्रीमी लेयर इनकम लिमिट इंडिकेटेड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट रिक्वायर्ड टू ओवरकम सोशल बैकवर्डनेस। तो वो कहते हैं जो क्रीमी लेयर का इनकम लिमिट है वो सोशल बैकवर्डनेस को ओवरकम करने के लिए। द बेंच हैड कॉशन दैट इट वुड बी आर्बिट्रेरी टू अप्लाई द सेम मेट्रिक टू डिटरमिन इकोनॉमिक वीकनेस फॉर अ क्लास दैट वाज नॉट सोशली बैकवर्ड। The committee reported that even though the income limit of ₹8 lakh was the same for both groups, it was calculated differently। वो कमिटी ने क्या कहा कि कैलकुलेशन जो है उनकी डिफरेंटली, कैलकुलेटेड डिफरेंटली, क्या रीजन दिया, कैलकुलेटेड डिफरेंटली। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेनी मोर सोर्सेज ऑफ इनकम आर इंक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग EWS स्टेटस दैन फॉर क्रीमी लेयर एनालिसिस, देयरफॉर द इनकम लिमिट फॉर क्रीमी लेयर हैड नॉट बीन ब्लाइंडली रेप्लिकेटेड, ठीक है ना। तो वो ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया, ठीक है, ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया, ऐसा कमिटी ने बोला।
Third, the bench had asked why differences in purchasing power and the value of residential assets between rural and urban areas and between different states had not been accounted for while coming up with the income criteria कि assets, मान लीजिए किसी का घर urban area में मतलब शहर में है, किसी का घर दिल्ली में है, ठीक है ना, किसी का घर गांव में है, तो वो क्या एसेट्स की इवैल्यूएशन में फर्क नहीं होगा. द कमिटी recommended that a uniform criteria was preferable since it would be easier to implement. It would also not cause problem for applicants who move between states or families whose members live in different parts of the country. तो वो कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म क्राइटेरिया है, अगर यूनिफॉर्म क्राइटेरिया रहेगा तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना. तो ऐसा बोला कमिटी ने, ठीक है. तो ये हमें पता चल गया, क्लियर है इस बात पे. EdTech regulation policy on the cards. Education Minister. The booming education technology sector, which has benefited from the disruptions in traditional education modes during the pandemic, is likely to come under regulation soon. तो मतलब ये जो ऑनलाइन पढ़ाना है, कोर्सेज बेचना, ठीक है, ये सब क्या है, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का, एडटेक का पार्ट है, ठीक है ना. तो इसके लिए अभी रेगुलेशन आएगी, ठीक है ना, इसके लिए रेगुलेशंस आएगी, ऐसा बोला है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में. वी हैव हर्ड रिपोर्ट्स दैट सम एजुकेशन टेक्नोलॉजी companies are exploiting students with loans for fee-based courses. If someone wants to subscribe for these out of their own free will, there is no problem. But students should not be lured to take loans by false promises for them. ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो false promises करती हैं, तो उनको रोकने के लिए ये रेगुलेशन लेकर आई जाएगी, ठीक है. ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पुशेस फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. तो अभी क्या आएगी, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी. तो ये क्या है, ड्राफ्ट, मतलब अभी लॉ नहीं बना है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट आया है इस पॉलिसी का. द गवर्नमेंट रिलीज्ड अ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री दैट विल रिक्वायर एंटिटीज प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज एंड देयर इक्विपमेंट टू बी रजिस्टर्ड एज वेल एज बी लायबल फॉर पेनल्टीज. तो ये क्यों लेकर आया जा रहा है, आपने देखा होगा बीर बिलिंग के अंदर, जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है पैराग्लाइडिंग के लिए, वहां पे कभी ना कभी बहुत बार ईयर में एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ पे कि जो पायलट होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जिसको वो ग्लाइडिंग करवा रहे थे उनकी डेथ हो जाती है. तो वो क्या कह रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द सर्विसेज एंड इक्विपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. तो वो क्या करते हैं, वहां पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि अगर आपकी डेथ हो गई, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. बट और ये भी कहा जाता है कि वहां पे जो लोग पैराग्लाइडिंग करवाते हैं वो लाइसेंस नहीं है, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, उन्होंने खुद से सीख कर ही वो करवा रहे हैं, तो उनको एक्चुअल में नहीं पता कि कैसे करवाना है, तो बहुत डेंजरस है. तो इसीलिए ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए, राइट. द पॉलिसी प्रपोजेस अ 2-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री विच विल इंक्लूड एन एपेक्स गवर्निंग बॉडी कॉल्ड द एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो टॉप पे क्या होगी, तो सबसे पहले होगी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होगी एंड एसोसिएशंस फॉर ईच एयर स्पोर्ट, ठीक है ना. इट विल कवर एक्टिविटीज लाइक एरोबैटिक्स, aero modeling, amateur built and experimental aircraft, ballooning, drones, gliding, hang gliding, paragliding, microlighting, paramotoring, skydiving and vintage aircraft. The ASFI will be an autonomous body, independent body होगी under the Ministry of Civil Aviation and will represent India at the Lausanne headquartered Fédération Aéronautique internationally. ये important है, ठीक है ना. And other global platforms. It will provide governance over various aspects of air sports, including regulation, certification, competitions, awards and penalties. तो ये बहुत certification तो बहुत ज़्यादा important है, ठीक है. Each air sports association will lay down its safety standards for equipment, infrastructure, personnel and training, and specify the disciplinary actions to be taken in case of non-compliance. Inability to do so may lead to penal action by ASFI. तो मतलब जो एयर स्पोर्ट्स है अभी इंडिया में वो ऐसे ही चल रही है, इतनी सारी डेथ्स हो जाती है, इतने लोग मर जाते हैं एडवेंचर के चक्कर में. तो अब जो है इनकी सर्टिफिकेशन होगी, रेगुलेशंस आएंगी. ऑल पर्संस एंड एंटिटीज प्रोवाइडिंग एयर स्पोर्ट्स सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एज मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टेड एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन. की इक्विपमेंट यूज्ड विल आल्सो हैव टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और हमें पता होना चाहिए कि एयर स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसी आ रही है, ठीक है. और कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, ये सारी, ओके. बुली बाई ऐप हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन रीसेंट डेज एंड ऑल्दो इट हैज बीन called an app, it is not strictly something that can be downloaded from Apple iOS App Store or Google Play Store. तो हमें पता होना चाहिए कि ये बुल्ली बाई ऐप है क्या, ठीक है. The bully by app is basically a harassment tool created by a few of whom have been arrested now to target Muslim women on social media. The app was allegedly found
ऑक्शनिंग पिक्चर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड वुमेन इन जर्नल, ठीक है ना, तो ऑक्शन कर रहे थे पिक्चर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन. इट वॉज होस्टेड ऑन गिटहब. अब ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका नाम हमें पता होना चाहिए. कर क्या रहे थे, मुस्लिम वुमेन को टारगेट कर रहे थे, उनकी जो पिक्चर्स है उनको ऑक्शन कर रहे थे. गिटहब पे होस्ट हो रहा था, अ कोड शेयरिंग वेबसाइट बिफोर इट वाज टेकन डाउन. अब ये इट हैज बीन टेकन डाउन. तो क्या है ये, बुल्ली बाई ऐप, क्योंकि ये न्यूज में है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. Central government has postponed the first phase of census and collection of details for updating the national population register at least till September 2022. Now, what is NPR? NPR, that is National Population Register, is a list of all the people residing in India. Okay, this is important. You need to know about this. It is a list of all the people residing in India. It includes both citizens and non-citizens. NPR was first compiled in 2010. It was updated in 2015. It has already compiled a database of 119 crore residents. NPR was to be updated along with the first phase of 2020 census. जो अब नहीं हो पा रहा है because of COVID. Right? Okay. So, Registrar General and Census Commissioner of India, it was founded in 1961 by Ministry of Home Affairs to arrange, conduct and analyze the results of demographic surveys of India, including linguistic survey and census of India. कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उनकी डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ होता है. तो NPR हमें पता होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है. उसको अपडेट जो है थोड़ी लेट करेंगे 2022 के अंदर. राइट. अब द दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल वाज पास्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी. ये क्या है, द बिल सीक्स टू सेट अप टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. क्या होगा, टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. कहाँ पर, आज क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से कि टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर आने वाली है, दिल्ली के अंदर आने वाली है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे. द यूनिवर्सिटी विल ऑफर अ 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आफ्टर 12. ठीक है ना, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा. प्रोग्राम विल इनकॉर्पोरेट BA एंड B.Ed, BSc एंड B.Ed, BCom एंड B.Ed. जैसे हमारा BA LLB, BCom LLB का इंटीग्रेटेड होता है, वैसे ये प्रोग्राम्स होंगे. It will be a public university and will be dedicated to prepare excellent quality teachers for Delhi across different school stages. Delhi Teachers University is coming up at Bakkarwala in East Delhi. Now this is important. Please make notes of this. Integrated program होगा, 4 years का program होगा. Delhi के अंदर ये university आ रही है और proper जो region है वो है Bakkarwala in East Delhi. Ministry of Environment, Forest and Climate Change shared the draft notification. मतलब ये law नहीं बना, अभी इसका सिर्फ draft है. किस बारे में है, for regulation on extended producer responsibility, EPR. ये important है. extended producer responsibility किस चीज से related, for waste tires. किस चीज से related, for waste tires. ठीक है ना. अब extended producer responsibility क्या होती है, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ टायर्स आर इंटाइटल्ड. मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टायर्स को, आर इंटाइटल्ड टू इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट टायर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन. ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग टायर्स. अभी तक तो सिर्फ उनका मैन्युफैक्चर करके उसको बेचना था, बट अब जो वेस्ट है टायर्स का, जो टायर्स लोग फेंक देते हैं, उनको इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से उन वेस्ट टायर्स की मैनेजमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंटली साउंड तरीके से उन टायर्स की, वेस्ट टायर्स की मैनेजमेंट भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. की प्रोड्यूसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सटेंड हो गई है. इसको EPR कहते हैं. EPR किससे रिलेटेड अब आ रही है, वेस्ट टायर्स से रिलेटेड. ठीक है ना. Who will be covered under EPR obligations? Producers and recyclers of waste tires will be covered under the EPR obligations. Registration will be compulsory and no entity can carry out any business without registration. ठीक है ना. The regulation will be effective in the fiscal year 2022-2023 if finalized. Draft notification was shared in because NGT data shows that India discards around 2,75,000 tires. This is important. This figure is important. Each year, but there does not exist any comprehensive plan for them. ठीक है ना, ये फेंक दिए जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, बट इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से इनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता. फर्दरमोर अराउंड 3 मिलियन वेस्ट टायर्स आर इंपोर्टेड फॉर रिसाइकलिंग. मतलब इतने तो इंडिया के हैं और 3 मिलियन बाहर से लेकर आए जाते हैं. फॉर किस चीज के लिए, रिसाइकलिंग. मतलब लोग, कंट्रीज अपना कूड़ा हमारी कंट्री में फेंक कर जा रही है और उसके डिस्पोजल के लिए दो कोई तरीका नहीं है. तो वो तरीका होना बहुत जरूरी है जो इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से उसको डिस्कार्ड किया जाए. किसको, वेस्ट टायर्स को. राइट. ये कहीं ना कहीं क्यों आ रही है, ये ड्राफ्ट पॉलिसी टायर्स से रिलेटेड क्यों आ रही है, क्योंकि एक जजमेंट है जिसके अंदर कहा गया था
2019 में ये जजमेंट आई, सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एनजीटी हैज डायरेक्टेड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू ड्राफ्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर वेस्ट टायर्स एंड देयर रिसाइकलिंग। ठीक है ना, टायर्स जो वेस्ट है या फिर उनको रिसाइकल करो, एक तरीके से रिसाइकल करो कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, और अगर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो एक तरीके से हो। ठीक है ना। नाउ एनजीटी डायरेक्टेड, क्यों डायरेक्ट किया एनजीटी ने, that this is in this case related to absence of proper management of end of tire of life tire or waste tires. In this case petitioner had said that the industry in India produces inferior quality products, वो low quality products produce करिए, which should be banned for preventing environmental damage। मतलब वो low quality products ऐसे हो सकते हैं कि अगर अच्छे क्वालिटी के हो तो टायर ज़्यादा देर चले, या रिसाइकल करना ईजी हो, या उसको डिस्पोज ऑफ करना ईजी हो। ठीक है ना, तभी अब ये जो पॉलिसी लेकर आई जा रही है, जो प्रोड्यूसर है वो ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है कि उसको डिस्पोज ऑफ भी करने पड़ेंगे। ठीक है ना, और ये ज़रूरी क्यों है ड्राफ्ट पॉलिसी आना, बिकॉज ये कैंसर कॉजिंग पोल्यूटेंट्स है इसमें, ये जो इंडस्ट्री एमिट्स हाईली कैंसर कॉजिंग पोल्यूटेंट्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। अब क्या होगा 2023 के अंदर ईपीआर ऑब्लिगेशन कितनी होगी, 35% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टायर्स मैन्युफैक्चर्ड और इंपोर्टेड, जितना आप बना रहे हो उसके 35% आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी ईपीआर भी करनी पड़ेगी। 35% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टायर्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो आपको डिस्पोज ऑफ, मतलब उतने ही टायर मार्केट में से उठा के आपको डिस्पोज ऑफ भी करने पड़ेंगे। 2023-24 तक 70%, 24-25 तक 100%, 24-25 will be 100% of the quantity of new tires manufactured or imported in the preceding year पे आ जाएगा फिर। ठीक है ना, तो ये जो है ये करा जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है ना, जो बच्चे जो एसए वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, ये पॉइंटर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना, कि इंडिया क्या कर रहा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ये एक स्टेप है। ठीक है, the Jammu and Kashmir administration gave its approval to declare more than 1,000 canals of land in Gulmarg and 354 canals in Sonmarg areas as strategic areas। ठीक है, तो ये तो पहले जो पूरा पॉइंटर है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। 1000 कैनाल्स कहाँ पे, गुलमार्ग में, 354 कैनाल्स कहाँ पे, सोनमार्ग में। ठीक है ना, अब स्ट्रैटेजिक एरियाज क्या है, द लैंड विल बी यूटिलाइज फॉर ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये भी नोट कर लो कि क्यों यूज किया जाएगा स्ट्रैटेजिक एरियाज, मतलब ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। इन जुलाई 2020 द एडमिनिस्ट्रेशन हैड रिमूव्ड अ 1971 सर्कुलर दैट रिक्वायर्ड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम JNK होम डिपार्टमेंट फॉर रिक्विजिशन और एक्विजिशन ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ द आर्मी, CRPF, BSF एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो 2022 में पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता JNK होम डिपार्टमेंट से, अब वो नहीं चाहिए, ये रिमूव कर दिया गया। सच एक्विजिशन इज बीइंग कवर्ड अंडर द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 सिंस जुलाई 2020। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर ये किया जा रहा है, लैंड एक्वायर किया जाता है। लैंड एक्विजिशन मतलब मान लीजिए एक लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड है, ये ए का है। ठीक है ना, अब गवर्नमेंट को ये लैंड चाहिए, ठीक है, किसी वजह से, तो गवर्नमेंट ए के पास जाएगी और गवर्नमेंट ए को उस पीस ऑफ लैंड के पैसे देगी। ठीक है ना, जो मार्केट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें और भी कुछ ऐड किया जाता है, अच्छा खासा वैसा दिया जाता है। बहुत लोगों की ज़मीन जो हाईवेज पे, जहाँ पर हाईवे बिल्ड हुए हैं, जिन की ज़मीन एक्वायर हुई है, वो बहुत ही अमीर हो गए रातों रात। तो ये होता है लैंड एक्विजिशन। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हैड ऑल्सो अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 एंड JNK डेवलपमेंट एक्ट 1970। द अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर स्पेशल डिस्पेंसेशन टू कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन स्ट्रैटेजिक एरियाज बाय आर्म्ड फोर्सेस। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक एरियाज क्या होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये याद रखना है हमें। द बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली प्रोनाउंस्ड दैट वेदर टू अनाउंस पब्लिक हॉलीडे और नॉट इज अ गवर्नमेंट डिसीजन एंड पब्लिक हॉलीडे इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से, रिसेंटली विच हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन बन जाएगा, रिसेंटली विच हाई कोर्ट प्रोनाउंस्ड दैट वेदर टू अनाउंस पब्लिक हॉलीडे और नॉट इज गवर्नमेंट डिसीजन एंड पब्लिक हॉलीडे इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि कौन से हाई कोर्ट ने बोला है, बॉम्बे हाई कोर्ट, राइट, मुंबई हाई कोर्ट। बहुत लोग, अगर मैं बॉम्बे बोल देती हूँ तो कमेंट्स में लिखते हैं नहीं, इट इज मुंबई, इट इज नॉट बॉम्बे। तो यहाँ पे अब न्यूज़पेपर में ही बॉम्बे आया था तो बॉम्बे लिखा हुआ है। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी, इट वाज completely liberated from the Portugal rule on August 2, 1954 and therefore the UT celebrates the liberation
Liberation Day on this day. Recently, the administrator of the UT submitted a petition seeking to establish August 2 as a public holiday. क्योंकि वो Liberation Day था तो कहते हैं इसको public holiday बोलो. According to the administrator, August 2nd remained public holiday between 1954 and 2020. This practice was discontinued in 2021. तो कोर्ट ने ये भी बोला इंडिया में वैसे ही बहुत सारी पब्लिक हॉलीडेज है, तुम्हें और क्यों चाहिए, ठीक है ना. और उन्होंने बोला ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ठीक है ना. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज इनहैंस्ड इलेक्शन एक्सपेंडिचर सीलिंग फॉर कैंडिडेट्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शंस अक्रॉस 5 स्टेट्स, ठीक है ना. तो एक एक्सपेंडिचर जो खर्चा करेंगे वो इलेक्शंस पे कैंडिडेट्स, ठीक है ना. ECI enhance election expenditure from the existing rupees 20 lakh to 28 lakhs and from 28 lakhs to 40 lakhs. जहाँ पे 20 lakhs था वहाँ 28 lakhs का खर्चा, जहाँ 28 lakhs का था वहाँ 40 lakhs, ठीक है, in respective states and union territories. अब ये important है, इसको नोट कर लो. In case of parliamentary constituencies, limit has been increased from current rupees 54 lakhs to 75 lakhs and from 70 lakhs to rupees 95 lakh. Parliamentary constituencies में ये increase हुआ है, ठीक है ना. और these new figures will be applicable in all the upcoming elections. Election Commission of India has set up a committee to study the cost factors, cost inflation index 2014. Committee also factored into changing models of campaigning, which has gradually shifted to virtual campaigning. Committee also recommended to increase the expenditure limit after considering factors like demand. ये सब ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये वाले कि कितना से कितना हुआ. क्लैट वाले, DU वाले जितने भी बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो खर्चा है वो बढ़ा दिया. कैंडिडेट ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, क्यों बढ़ा दिया, बिकॉज वैसे ही महंगाई बढ़ गई इसलिए ये रेट बढ़ा दिया, ठीक है. J&K Agricultural Land Regulations 2022. The administration of Jammu and Kashmir recently notified Jammu and Kashmir Agricultural Land कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस रेगुलेशन. मतलब क्या है, अन एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी कैन बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस. मतलब यहाँ पे बिल्डिंग बना के किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे आप एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए नहीं लगा सकते. द कलेक्टर विल हैव टू गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी. ये जो लॉ है यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर लैंड, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. और इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिलीज्ड एडवाइजरी ऑन ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन प्रिजन्स. ठीक है ना, ट्रांसजेंडर पर्सन्स पे एडवाइजरी किसने इशू की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो. तो क्या कहा गया है, उनको कहा गया है प्रेजेंट अथॉरिटीज़ को कि आप सेपरेट अरेंजमेंट्स करें इनके लिए, इनमेट्स के लिए, जो ट्रांसजेंडर इनमेट्स हैं उनके लिए, ठीक है ना. आपको सेपरेट अरेंजमेंट्स करने चाहिए, ये बोला गया है. उनके लिए सेपरेट शॉवर, टॉयलेट, सेपरेट वार्ड्स होने चाहिए ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी तरह की, ठीक है ना. ये एडवाइजरी किस लॉ के अंडर इशू करी गई है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए कि ऐसा सा एक एक्ट है दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2020, राइट. और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेनिंग दो अपने स्टाफ को कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स की भी राइट्स होती है, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है और उनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये भी एक कम्युनिटी है, ठीक है ना, ये भी एक जेंडर है. ओके. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA रीसेंट डेवलपमेंट्स. तो इनके नीचे रूल्स आने थे, उसकी जो डेडलाइन थी वो जनवरी 9 को मतलब एक्सपायर हो गई, तो वो एक्सटेंड कर दी. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आस्क्ड टू फर्दर एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर फ्रेमिंग रूल्स अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. ठीक है. CCI प्रोब ऑन गूगल. द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है अगेन. CCI की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिसेंटली ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गूगल फॉर इट्स डोमिनेंस इन न्यूज़. तो बेसिकली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि किसी भी एक एरिया में अगर मोनोपोली हो रही है, मतलब कोई ऐसा हो रहा है कि सिर्फ वो और वो ही किंग बन रहा है या क्वीन बन रही है, तो उसको रोका जाए. ऐसा ना हो कि सिर्फ वही एक ऑप्शन रह जाए और वो उस पावर का मोनोपोली, अगर आप मतलब अगर कोई एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है, वो सिर्फ आपके पास है, ठीक है ना, और वो लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो अगर वो सिर्फ आपके पास है और आप ही वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो कल को आप कुछ भी कर लो, लोगों को आपके पास ही आना पड़ेगा. तो ऐसा ना हो, इसलिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना. तो कॉम्पिटिशन कमीशन ने क्या कहा है कि इन्वेस्टिगेट करो, गूगल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कही है. मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ट्रैफिक ऑफ न्यूज़ वेबसाइट कम्स फ्रॉम गूगल. द एक्यूजेशंस मेड आर एज फॉलोज. क्या जिसने
केस फाइल किया है या क्यों ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है. द सेक्शन 4 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2004 deals with abuse of dominant position, that is, no individual, businessman or entity should misuse its domination in the field. Google is using its dominance in the news genre to intervene advertising plans of the news channel. ठीक है ना. तो वो कहते हैं क्योंकि उसकी डोमिनेंस है, वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन की जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ है वो अपनी डोमिनेंस का मिसयूज कर रहा है. अकॉर्डिंग टू CCI, Google is protecting its position by mishandling its dominance. Several news channels are dependent on Google for their traffic. This means Google an indispensable trade partner. The complaint against Google was filed by Digital News Publishers Authority. According to DNPA, Google is holding monopoly. Google makes unilateral decisions about the money paid to the news publisher. The amount is decided based on traffic. The traffic of sites occurring in first search page is more, and it is Google that decides which website should appear in the first page. तो वो ये कंप्लेंट किसने करी है ये हम नोट कर लेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन, इन्होंने कहा है कि गूगल के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, वही डिसाइड करता है कि पहले पेज पर कौन आएगा और वही डिसाइड करता है कितना पे किया जाएगा किस वेबसाइट को. तो उसकी ये डोमिनेंस है, तो इस पे ऊपर चेक लेकर आना चाहिए. प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल विटनेसेस. जो विटनेस कौन होता है? जिसने कोर्ट में एविडेंस देने आना होता है, और वो विटनेसेस जो थोड़े वल्नरेबल हैं, ठीक है ना, जिनको खतरा है, वो डिफाइन किए हैं. उनका जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग वाइड कर दिया है. कौन सी जजमेंट के थ्रू? स्मृति तुकाराम बडाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इसका नाम नोट करेंगे. और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? वल्नरेबल विटनेसेस, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस, राइट. The need for and importance of setting up facilities which cater to the need for creating a safe and barrier-free environment for recording the evidence of vulnerable witnesses has engaged the attention of this court over 2 decades. ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ठीक है. इन साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन से केसेस हैं इस चीज से रिलेटेड? साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस कोर्ट इशूड डायरेक्शंस इन एडिशन टू दोज व्हिच वर कंटेन्ड इन द डिसीजन ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह. मतलब हमारे पास एक तो रीसेंट जजमेंट होगी स्मृति तुकाराम बडाडे जो प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल विटनेसेस के लिए है, और दूसरी हमारी सेकंड जजमेंट कौन सी है? साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और थर्ड जजमेंट हमारे पास कौन सी होगी? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह. याद रखेंगे ये हम. उसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बंडू एट डॉलर. डायरेक्शंस वर इशूड बाय दिस कोर्ट फॉर सेटिंग अप स्पेशल सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस. क्या करोगे? स्पेशल सेंटर्स बनाने की डायरेक्शन कौन सी जजमेंट में दी थी? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बंडू. इन क्रिमिनल केसेस, विटनेसेस इन क्रिमिनल केसेस के लिए स्पेशल सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन बनाए जाए सो एज टू फैसिलिटेट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस. ठीक है ना. वल्नरेबल विटनेसेस जो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं, जिनका रेप हुआ है, उन विक्टिम्स का, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, ठीक है. दिस कोर्ट ड्वेल्ट ऑन द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. ठीक है. वो कहते हैं कि इस केस के अंदर हमने कहा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी हैं वही सभी कोर्ट्स को लेनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए. ऑल हाई कोर्ट्स कैन अडॉप्ट सच गाइडलाइंस इफ द सेम हैव नॉट येट बीन अडॉप्टेड विद सच मॉडिफिकेशंस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी. मॉडिफिकेशंस कर लो, बट कौन से हाई कोर्ट ने करी हुई है? दिल्ली हाई कोर्ट ने वल्नरेबल विटनेसेस पे गाइडलाइंस इशू करी हुई है. उन्होंने स्पेशल सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो अडॉप्ट कर लो. ऐसा कौन सी जजमेंट में कहा था? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बंडू, राइट. उसके बाद अब डेफिनेशन ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस जो है उसको वाइड कर दिया है, जो किसमें है? क्लॉज 3 सब क्लॉज ए ऑफ द गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस इन क्रिमिनल मैटर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. ये सारा का सारा ऐसे ही नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. वल्नरेबल विटनेस जो है अब शैल नॉट बी लिमिटेड ओनली टू चाइल्ड विटनेसेस हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स. जो चाइल्ड विटनेसेस हु हैव चाइल्ड थे जब उनके साथ कुछ हुआ, अब दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, शुड बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इंटर एलिया द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस. और कौन कौन को इंक्लूड करेगा ये हम देख लेते हैं. एज न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, जो भी एज है उनकी एज न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है. एज एंड जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सो एंड सो सेक्शंस. विटनेस सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. एनी विटनेस डीम टू हैव अ थ्रेट परसेप्शन अंडर द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. मतलब उनको थ्रेट परसेप्शन है, मे बी ऐसा उनको किसी गैंग के अगेंस्ट वो विटनेस है, ठीक है ना, तो थ्रेट है उस गैंग से, तो उनको बचाना, ठीक है ना, ऑफ द एनी विटनेस डीम टू हैव अ थ्रेट परसेप्शन अंडर द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज अप्रूव्ड बाय दिस कोर्ट
कोर्ट इन महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे हमें एक और चीज पता चलती है, महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 आई थी। तो एक और जजमेंट हम नोट कर लेंगे, क्लैट एलएलएम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, एनी स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट इंडिविजुअल और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसेबिलिटी हु इज कंसिडर्ड टू बी अ वल्नरेबल विटनेस बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और एनी अदर विच द कोर्ट में कंसिडर, कोई और पर्सन को भी वो वल्नरेबल विटनेस बोल सकते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। तो वल्नरेबल विटनेस की डेफिनेशन जो है वो ब्रॉड कर दी गई, उसमें बहुत लोग इंक्लूड कर दिए गए हैं। राइट टू प्रिवेसी की बात हुई, कहां पर हुई, राइट टू प्रिवेसी की बात हुई मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। क्या हुआ वहां पे, हैज सेड दैट अ रीसेंट ऑर्डर पास्ड बाय अनदर जज ऑफ द सेम कोर्ट मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास इनसाइड द स्पास, मसाज एंड थेरेपी सेंटर्स अपीयर्स टू रन काउंटर टू द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इन केएस पुट्टास्वामी केस। वो कहते हैं कि राइट टू रिलैक्स इज ऑल्सो अ राइट, ठीक है ना। और अगर आप स्पा में, मसाज सेंटर्स में वहां पर कैमरास लगा रहे हो तो ये राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड, किसे, केएस पुट्टास्वामी के केस में क्या कहा था, दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो इम्प्लिसिटली इंक्लूड्स राइट टू प्रिवेसी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं वो राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है। किसने बोला है, मद्रास हाई कोर्ट ने। उनके ही हाई कोर्ट में किसी जज ने एक जजमेंट दी थी कि स्पास के अंदर कैमरास लगने चाहिए, अब उसी हाई कोर्ट के दूसरे जज ने कह दिया कि ये राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है। ये कहां पर हुआ सब कुछ, मद्रास हाई कोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट, पिटिशन हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग गाइडलाइंस इशूड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट इन केस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट, पॉश एक्ट 2013। अब पॉश की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट, राइट। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज इशूड गाइडलाइंस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हियरिंग pertaining to cases of sexual harassment at workplace, ठीक है ना। इस एक्ट के अंदर जो हियरिंग होगी उन केसेस की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए गाइडलाइंस इशू करी है। कौन से हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से हाई कोर्ट ने इशू करी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। द गाइडलाइंस इशूड बाय द कोर्ट इन द मैटर ऑफ पी वर्सेस ए एंड अदर्स, पॉश कॉन्फिडेंशियलिटी गाइडलाइंस, ये है केस का नाम जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जिसके अंडर गाइडलाइंस इशू करी है। रिलेट टू इंटर एलिया द मैनर इन विच सच केसेस should be heard and handled, how decisions should be recorded, pronounced and communicated, and the precautionary steps to be followed while reporting such matters, ठीक है ना। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के जो केसेस हैं उनको कैसे सुना जाएगा, कैसे उनको कॉन्फिडेंशियल, कैसे सीक्रेट रखा जाएगा उनको, ठीक है ना, कैसे मीडिया से बचा के रखा जाएगा, या फिर फॉलोड वाइल रिपोर्टिंग सच मैटर्स टू द मीडिया, ठीक है। द पॉश कॉन्फिडेंशियलिटी गाइडलाइन शैल सर्व एज अ वर्किंग प्रोटोकॉल्स फॉर द कोर्ट। पॉश का फुल फॉर्म हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। द प्रोविजंस दैट इज चैलेंज, अब जिसने चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्या कह रहे हैं, दैट pertains to Bombay High Court states that both sides and all parties, advocates as also witness, are forbidden from disclosing the contents of any order, judgment or filing to the media or publishing any such material in any mode or fashion by any means, including social media, without specific leave of the court, ठीक है ना। तो कोई कुछ भी शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ भी बिना कोर्ट की परमिशन लिए, ठीक है। द गाइडलाइंस वर फॉर्म्ड बाय जस्टिस जीएस पटेल, इंपॉर्टेंट, किस जज ने बनाई है, जस्टिस जीएस पटेल ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑस्टेंसिबली टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटीज ऑफ द पार्टीज इन ए केस अंडर पॉश एक्ट, ठीक है। द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट अ ब्लैंकेट बैन इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन enshrined under Article 19. The petition said a well-informed citizen governs itself better, right। तो वो क्या क्या कह रहे हैं, जो पिटिशनर हैं जिन्होंने केस फाइल किया है, पिटिशनर कौन होते हैं, the one who has filed the case, the one who has फाइल द केस। और ये क्या कह रहे हैं, ये जनाब कह रहे हैं कि देखो आपने कह तो गए कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना है, सब कुछ सीक्रेट रखना है, बट अगर सिटीजन को इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, उनको जजमेंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि कोर्ट कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये ब्लैंकेट बैन, मतलब पूरा का पूरा जो बैन लगा दिया, ये गलत है। द सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट इन विशाखा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 गेव विशाखा गाइडलाइंस, दीज गाइडलाइंस फॉर्म द बेसिस, देखिए ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक बहुत ही फेमस केस है, इसी की वजह से द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस एट वुमेन का जो एक्ट है वो आया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी थी। तो ये केस है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए पॉश की फुल फॉर्म क्या है, और ये ऐसा हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट के कौन से जज ने ये गाइडलाइन सेट की, जस्टिस जीएस पटेल ने, राइट। एग्जाम्पल देते हैं अब, क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, ठीक है ना। जो मैरिटल रेप होता क्या है, मान लीजिए ए है, ये वाइफ है, ठीक है ना,
और बी उसका हस्बैंड है, ठीक है ना, ए वाइफ है, बी उसका हस्बैंड है, दोनों आपस में सेक्स करते हैं, ठीक है ना, तो हर कोई कहेगा हाँ ठीक है हस्बैंड वाइफ सेक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई रेप का आता ही नहीं है। बट अगर हस्बैंड वाइफ को फोर्स करता है उसके अगेंस्ट जाकर कि मेरे साथ तो सेक्स करो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, तो क्या हम इसको मैरिटल रेप कर सकते हैं? अगर वो नहीं करना चाहती है सेक्स, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, तो क्या हम इसको मैरिटल रेप बोल सकते हैं? क्या ये गलत है? ठीक है ना, तो यही चीज को मैरिटल रेप कहा जाता है कि दो आपकी शादी हो रखी है, ठीक है ना, बट अगर उसके बीच में फोर्सफुली सेक्स किया जा रहा है तो क्या ये मैरिटल रेप होगा? मैरिटल रेप एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि इसको क्या मैरिटल रेप को ऑफेंस बना देना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पिटिशन सीकिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप हैज बीन फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल हुआ है। इन रिस्पॉन्स टू इट द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी सरकार ने क्या हैज रिप्लाइड दैट इट इज considering a constructive approach towards criminalizing it and had sought suggestions from various stakeholders. The petition seeks to amend the criminal law which includes section 375 rape of the Indian Penal Code. अब क्या होगा अगर क्रिमिनलाइज किया जाएगा मैरिटल रेप को, तो सेक्शन 375 जो रेप के बारे में बात करता है उसको अमेंड किया जाएगा। क्यों, वो हम पढ़ेंगे। मैरिटल रेप एक्सेप्शन सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी इंडियन पीनल कोड विच एग्जेम्प्ट्स फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ रेप। वो कहते हैं कि अगर एक ए, ठीक है ना, यहाँ पे दोबारा ए जो वाइफ है, अगर उसका हस्बैंड जो बी है वो फोर्सफुली भी उसके साथ सेक्स करता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। वैसे फोर्स्ड सेक्स रेप है, अगर आप किसी के कंसेंट के बिना, उनकी मर्जी के बिना उनके साथ सेक्स करते हो तो वो रेप है। बट अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो रेप नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द वाइफ इज अबव 15 इयर्स ऑफ एज, ठीक है ना, प्रोवाइडेड क्या है, वो 15, जो वाइफ है वो 15 साल से ऊपर की एज की है, तो वो मैरिटल रेप नहीं है, वो रेप ही नहीं है। तो तभी इसी की वजह से मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि रेप की एक्सेप्शंस में फॉल करता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ आपस में सेक्स कर रहे हैं और वो वाइफ ने कंसेंट नहीं दिया है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। The Justice J.S. Verma Committee constituted in the aftermath of the horrific Nirbhaya gang in rape 2012, while some of its recommendations, Justice J.S. Verma Committee इसी बारे में बात करती है, ठीक है ना, क्या उन निर्भया गैंग के रेप के बाद जो दिल्ली में हुआ था 2012 में, उसके बाद बनाई गई थी। while some of its recommendations helped shape the Criminal Law Amendment Act 2013, जो कि बहुत ही जरूरी है, its most radical suggestions including on marital रेप वॉज स्वेप्ट अंडर द कार्पेट। मतलब उन्होंने भी कहा कि मैरिटल रेप एक ऑफेंस होना चाहिए, किसने, जेएस वर्मा कमेटी ने, बट हमारी सरकार ने नहीं माना, ठीक है ना, तो ये है मैरिटल रेप, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एसेस आ सकते हैं, आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, ठीक है। इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदा इसका यह है कि ऑब्वियसली जिन वाइफ्स के साथ, जिन लड़कियों के साथ धक्का हो रहा है, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो बाहर उभर कर आएंगे धीरे धीरे। और इसके डिसएडवांटेज, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि लोग फॉल्स केसेस भी फाइल करेंगे, ठीक है ना। जिस वाइफ को अपने हस्बैंड से कोई भी, मतलब अगर वो वैसे भी उनसे दुखी है, उनके साथ नहीं रहना चाहती, तो जैसे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज किया जाता है, डाउरी के केसेस का मिसयूज, मतलब डाउरी के ऑफेंस को ऐसे ही डाल दिया जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं इसका भी मिसयूज किया जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स है और इसका सोल्यूशन अब गवर्नमेंट क्या निकालेगी या आपकी क्या ओपिनियन है, ये आपको ऐसे में लिख कर आनी है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। गुजरात हाई कोर्ट हैज आस्क्ड अ जर्नलिस्ट फेसिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश एज दैट वाज द लैंग्वेज इन द हायर जुडिशरी, ठीक है ना। तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक जर्नलिस्ट भाई साहब को बोल दिया कि तुम इंग्लिश ही बोलो, ठीक है ना। द लैंग्वेज यूज इन कोर्ट्स इन इंडिया हैज बीन अ ट्रांजिशन ओवर सेंचुरीज विद द शिफ्ट फ्रॉम उर्दू टू पर्शियन टू फारसी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड which continued in subordinate courts even during the British rule. The British introduced a codified system of law in India and English was the official language, ठीक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आर्टिकल 343 of the Constitution of India provides that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script. However, it mandated that the English language will continue to be used for all official purposes of the Union for 15 years from the commencement of the Constitution of India. तो ये हमारा आर्टिकल 343 कहता है, ठीक है।
अब 348 क्या कहता है, लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स बिल्स एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बताओ सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो पढ़ लेते हैं आज। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। तो क्या कह रहा है ये, ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द ऑल द बिल्स एवरीथिंग ऑल एक्ट्स ऑल सब कुछ शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है, 348। ठीक है, तो आर्टिकल 348 का सब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट with the previous consent of the president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in proceeding in the high court having its principal seat in the state, providing that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि अगर गवर्नर चाहे तो वो स्टेट लैंग्वेज लगा सकता है, हिंदी या स्टेट लैंग्वेज कोई भी लगा सकता है। तो बट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारी, वो है इंग्लिश। ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या कहते हैं, इट एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन एडिशन टू इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। बट इंग्लिश इन एडिशन टू मतलब जो इंग्लिश है उसमें तो होगा ही और किसी लैंग्वेज में भी हो। इट प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर इज पास्ड इन एनी सच लैंग्वेज शैल बी accompanied by a translation of the same in English read with the constitutional provision, it is clear that primacy is given to English even by this act। ठीक है ना, तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज। ठीक है ना, जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। हम सब इंडियंस हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट अगेन अगर मैं कह रही हूँ गलत है तो कॉमन लैंग्वेज क्या बनी, कॉमन लैंग्वेज हमारी कहीं ना कहीं इंग्लिश बनी। ठीक है ना, हर किसी को हिंदी बोलनी नहीं आती है बट इंग्लिश बोलनी आती है, हर किसी को तमिल बोलनी नहीं आती है बट मोस्टली इंग्लिश बोलनी आती है। तभी हमारा जितना भी काम है वो इंग्लिश में ही होता है, बिकॉज हम सब की जो कॉमन लैंग्वेज कहीं ना कहीं बनती है वो इंग्लिश है। और कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो सभी स्टेट्स को आती हो। ठीक है ना, बहुत लोगों को चिढ़ मचती है कि यार हिंदी को क्यों बोला जाता है लैंग्वेज, तो कोई भी और कोई लैंग्वेज भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं इंग्लिश ही बनता है अगर हम प्रैक्टिकली देखें, राइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। ये वाली सीरीज कंटिन्यू रहेगी एंड आई प्रॉमिस अब से ये जो सीरीज है ये टाइम पर आएगी। मेरे लिए भी जब बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बिकॉज रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है इन वीडियोज़ में। आज से आई विल ट्राई कि ये टाइम पर आए स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब आपको ये वीडियोज़ मिल जाए पिछले महीने की, ऐसा मैं ट्राई करूँगी। कॉमेंट डाउन बिलो, मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर सच वीडियोज़ एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल बटन भी हिट कर देना सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। जो मेरी 2021 की वीडियोस है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लीगल करंट अफेयर्स की जो वीडियोस है, आप मेरे से और क्या चाहते हो, क्या हमें क्विजेस करने चाहिए इन्हीं वीडियोस के, मतलब आप पढ़ यहाँ से लो फिर मैं क्वेश्चंस पूछूं आपसे और मैं देखूं किस किस को कितना समझ में आ रहा है और कितना आप याद कर पा रहे हो। कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून। यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग, बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।